हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल कंपाउंड के बारे में। अभी देखिए केमिकल कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं या उसे कहते हैं राइटिंग द फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इसके बारे में देखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बार बता दूं कि जो कंपाउंड बनते हैं वो हमारे मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से बनते हैं, और दूसरा दो नॉन मेटल के रिएक्शन से ही बनते हैं। समझ में आ गया? एक तो मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब बनते हैं, दूसरा दो नॉन मेटल भी आपस में रिएक्शन करते हुए बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको इस वीडियो में मैं सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन होता है जिससे कि कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है, वही हम आपको बताने वाले हैं। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है वही आपको बताएंगे। बाकी जो नॉन मेटल्स वाले हैं वो थोड़े से टफ होंगे, वो जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तब बताऊंगा आपको, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है उसे समझना और लर्न करना थोड़ा आसान है, तो मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे बच्चों देखिए स्टेप 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको बोला लेफ्ट साइड आप एक मेटल रख लो, राइट साइड आप एक नॉन मेटल रख लो। जैसे कि आपने यहाँ पे रखा Na और यहाँ पे रखा Cl। समझ में आ गया? Na क्या है आपका? सोडियम है जो कि एक मेटल है। Cl क्या है? क्लोरीन है जो कि एक नॉन मेटल है। मतलब एक तरफ मेटल रखो, एक तरफ नॉन मेटल रखो, ठीक है ना। फिर इनकी वैलेंसी देखो कितनी है। तो Na की वैलेंसी होती है +1 और Cl की होती है -1। वैलेंसी वाला जो है वो पीछे दिया हुआ है, आप वैलेंसी यहाँ से लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से वैलेंसी लर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि Na की जो वैलेंसी है वो है +1 और Cl की वैलेंसी है -1। बात समझ में आ रहा है? तो हम Na यहाँ लिखेंगे, Cl यहाँ लिखेंगे। ध्यान देखो, थर्ड स्टेप Na लिखा, Cl लिखा, ठीक है ना। और इसका 1, इसका जो वैलेंसी था उसको यहाँ पे लगाया, इसका यहाँ पे लगाया। मतलब जो Na की वैलेंसी +1 थी उसको हमने Na के ऊपर लिखा, और जो Cl की -1 थी उसको Cl के ऊपर लिखा। यहाँ का 1 हम एरो से, देखो एरो यहाँ दिखा रहा है, मतलब इस 1 को हम यहाँ लेके आ गए, इस 1 को हम यहाँ लेके आ गए। समझ में आ गया? मतलब अब ये बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, NaCl, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी +1, इसकी भी +1, सॉरी -1, इसकी +1, इसकी -1, और ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। मतलब ये हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ 1 1 आएगा। मतलब इसे कर सकते हैं Na1Cl1। तो 1 1 कट जाता है तो ये हो जाएगा NaCl। बच्चों का यहाँ पे 2 2 होता तो भी कट जाता। मतलब जो सेम नंबर होंगे या ऐसे नंबर जिन्हें हम डिवाइड कर सकें। सपोज अगर ये होता Na2Cl4, मान लो ऐसा होता, ऐसा होता तो नहीं है, मान लो ऐसा होता, तो इसे हम करते NaCl2, क्योंकि यहाँ से 2 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कट जाता। तो 1 2 और 1 लिखते नहीं हैं तो ये होता NaCl2। समझ में आ रहा है? ऐसा अभी आगे आएगा तो बताएंगे, सिर्फ एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे NaCl ऐसे ही रखो बच्चों। हम यहाँ पर कैल्शियम और यहाँ पे SO3 ले लिया है हमने। समझ में आ गया? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो +2 है, ये SO3 मतलब सल्फाइड, ठीक है ना। तो इस सल्फाइड की जो वैलेंसी है वो 2- है। अब यहाँ पे 2+ है, 2- है, तो इसको हमने 2 2, तो Ca के ऊपर 2 लिखा और SO3 सल्फाइड के ऊपर भी 2 लिखा। ये 2 यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, तो ये हो गया CaSO3, कैल्शियम सल्फाइड। समझ में आ रहा है? ऐसे ये देखो, ये हमारा क्रोमियम है Cr और ये SO4 है सल्फेट। ये सल्फाइड था, ये सल्फेट है। समझ में आ गया? इसकी देखो 3+ है, इसकी 2-, इसकी 3 को हमने इसके ऊपर लिखा, Cr मतलब क्रोमियम, ये वो Cr नहीं है। Cr का जो 3 है हमने इसके ऊपर लिख दिया, प्लस माइनस हटा देंगे, प्लस माइनस मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए होता है। और SO4 का जो 2 है वो यहाँ लिखेंगे, इस 2 को एरो से यहाँ लेके आएंगे, 3 को यहाँ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा Cr2। ये देखिए Cr2 और SO4 पे थ्राइज। समझ में आ रहा है क्या? ये 3 यहाँ आएगा तो SO4 पे ऐसे ब्रैकेट लगेगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा Cr2 SO4 पे थ्राइज। समझ में आ गया? जैसे कहेंगे क्रोमियम सल्फेट। बात समझ में आ रहा है? ऐसे देखिए CaHSO3 दिया हुआ है, तो Ca पर 2+ है, HSO3 पे बाइसल्फाइड कहते हैं इसको, 1- है। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, इसका 2, इसका जो +2 है ये ऊपर आ जाएगा, SO3 का जो 1 है वो -1 ऊपर आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से इसको लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, मेटल और नॉन मेटल जो मैंने बताया था ना, 2 तरह से बनता है। ये तो एक टाइप दे दिया है वैसे, बट जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है बच्चों वो 2 तरह से बनता है। पहला होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बनता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। वो बनता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बारे में। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में काफ़ी ब्रीफ चैप्टर दिया हुआ है कि कंपाउंड किस बॉन्ड के थ्रू बनते हैं।
तो जो पहला बनता है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। बात समझ में आ रहा है? जो मैंने आपको बताया कि कैसे एक हमने यहाँ पर एक मेटल लिया, एक नॉन मेटल लिया, फिर उनकी वैलेंसी को आपस में हमने ऐसे क्रॉस करवा दिया और ये हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया, ठीक है ना, इस तरह से बनता है। अच्छा, इसके बारे में डिटेल में आप क्लास ज्वाइन करेंगे, बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्यों हमने इसको यहाँ पे किया, इसको यहाँ पे किया, ये सब बताऊंगा आप भी, ठीक है ना। वैसे आपको ये सब क्लास में नहीं पूछेगा। अच्छा, सेकेंड थिंग, दूसरा बनता है जो दो नॉन मेटल के बीच से बनता है, जिसे हम बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें भी आपको डिटेल में अभी नहीं जाननी है। हाँ, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, ये बनता कैसे है, ये वाला और ये थर्ड वाला, जो 2 एलिमेंट एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है ना, एंड ऑक्सीजन, नॉट 1 ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको क्लास में बताऊंगा। यहाँ पर ये जो बताया है वो एक्चुअली इसके ऊपर बेस्ड है। समझ में आ गया? अच्छा, आप देखो नेमिंग कैसे करते हैं बच्चों। जो मेटल होता है उसका नाम लिखते हैं पहले, देखो ऊपर क्या दिया है NaCl, तो Na क्या है, मेटल है। मेटल इज रिटन फर्स्ट। नॉन मेटल में लगा देते हैं आइड, जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड। समझ में आ गया? अच्छा, सिर्फ क्लोराइड ही नहीं है, ऐसा नहीं कि आइड लगाते हैं, आइड लगाते हैं, एट लगाते हैं, आइट लगाते हैं, बहुत लगाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ से लर्न करो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है कि क्लोरीन को हम लोग आइड कहते हैं, क्लोराइड। समझ में आ गया? ऐसे क्लोरेट, हाइपोक्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, ये क्यों कहते हैं, क्यों कहीं पे 8 लगा देते हैं, कहीं पे 8 लगा देते हैं, ये सब आपको डिटेल में अभी इस पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको अलग से क्लासरूम में आएंगे तो बताऊंगा, ठीक है ना। कि हमको वैसे आपको ये मोस्टली याद ही करना पड़ेगा, बट कुछ ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी यहाँ पे करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और सबको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको सिर्फ एक हल्का हल्का बता रहा हूँ कि नेमिंग करते कैसे हैं। देखो जो भी आइड, एट, ये सब चीज़ें आते हैं ना बच्चों, ये सिर्फ नॉन मेटल में आते हैं, मेटल में कुछ नहीं आते हैं। मेटल देखो, पोटेशियम को पोटेशियम ही कहते हैं, सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन, अमोनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनमें ऐसा नहीं कैल्शियम को कैल्शियमाइड कहेंगे, कभी नहीं कहते। मतलब मेटल में कोई चेंजेस नहीं। जो भी आइड, एट, ये सब लगाते हैं बच्चों, ये सब हम लगाते हैं सिर्फ नॉन मेटल में। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, आप उसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए नेमिंग आसान हो जाएगी। समझ में आ गया? अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पोटेशियम दिया है जो कि मेटल है, आयोडीन दिया है जो कि नॉन मेटल है। पोटेशियम को हम पोटेशियम ही बोलेंगे, लेकिन आयोडीन को आयोडाइड कह देंगे, आयोडाइड। तो जो नेमिंग में गड़बड़ी आती है ना, चेंजेस आते हैं वो नॉन मेटल में ही आते हैं, मेटल में नहीं आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले पोटेशियम से बनने वाले कुछ मेजर, सारे के सारे तो नहीं है इसमें, कुछ मेजर कंपाउंड्स की नेमिंग दी हुई है। जैसे पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, आपको दिख रही है 1 1 1 1 हर जगह दिख रहा है। और क्लोरीन की 1 होती है, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा K1Cl1, तो 1 1 लिखते हैं तो हो जाएगा KCl। समझ में आ गया? अब K मतलब पोटेशियम और क्लोरीन, तो पोटेशियम क्लोरीन नहीं बोलेंगे, पोटेशियम क्लोराइड बोलेंगे, क्योंकि क्लोरीन है नॉन मेटल, उसका नाम हल्का सा चेंज होगा। ऐसे ही देखो, K की +1 है, Br की -1, तो यहाँ से भी 1 1 कटेगा, ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा KBr मतलब पोटेशियम। अब K मतलब पोटेशियम और Br मतलब ब्रोमाइड। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। बच्चों यहाँ देखिए, Mg2+ N3-, देखो Mg के ऊपर 2 है और N पे 3 है, इसका 3 बच्चों यहाँ आता है। ये प्लस माइनस सिर्फ ये दिखाने के लिए है कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, लेकिन हम इसको भेजते हैं बच्चों तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। इसका 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Mg3, और इसका 2 यहाँ आ जाएगा तो N2, तो Mg3N2, इसे बोलेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये नाइट्रोजन है तो वो नाइट्राइड हो जाएगा, और मैग्नीशियम को एज इट इज मैग्नीशियम ही बोलेंगे, क्योंकि मेटल की नेमिंग में कोई चेंज नहीं आती है, नॉन मेटल में चेंज आती है। बात समझ में आ रहा है? तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। इसमें मेटल हैं एक तरफ नॉन मेटल है, या हम चीज़ कहते हैं कि कैटायन और एनायन है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयंस हैं जिनका आपस में हमने रिएक्शन कराया और हमने कंपाउंड देख लिए, ठीक है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रीफ है, इसलिए मैं इसको ऑनलाइन पढ़ाने से बच रहा था, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं तो पढ़ाना पड़ा। बट एक बार मैं इन चीज़ों को आपको ऑफलाइन क्लास में भी समझा दूंगा, ठीक है ना।
उम्मीद करता हूँ कि आप, हाँ एक और चीज़, इसको आप लर्न जरूर कीजिएगा। ये चीज़ें लर्न करने से ही आएंगी, बार बार पढ़ने से ही आएंगी। अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैं तो कर लूँगा, कोई ट्रिक होगी, ट्रिक थोड़ी बहुत है, बट मोस्टली आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, तभी आप इसे कर पाएंगे। और इसे आप लर्न नहीं करेंगे बच्चों तो फर्दर आपके लिए केमिस्ट्री टफ होने वाली है। इससे जितना जल्दी लर्न कर लेंगे, जितना अच्छे से पढ़ लेंगे, जितना आप इसको आपकी ज़ुबान पर रट जाएगा, उतना आपके लिए केमिस्ट्री को लर्न करना या आगे समझना थोड़ा सा आसान रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, इधर भी वही सेम चीज़ दिया हुआ है बच्चों। ये बिल्कुल मेटल के नेमिंग हिसाब से दिया है। यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम का दिया हुआ है, आप देखिए पोटेशियम का दिया हुआ है, फिर सोडियम का, फिर कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, ऐसे, ठीक है ना। फिर इधर देखिए आपका कॉपर दिया है, कॉपर का 1+, 2+ के साथ अलग अलग जो है वेरिएबल वैलेंसी होती बताया था मैंने। Fe का दिया हुआ है, Pb का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा सब याद कर लो, बट हाँ छोड़ना ही मत, मतलब धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू कर दो इसको, ठीक है ना, पढ़ना ही पड़ेगा। ये सब आपके मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन के साथ बने हैं, जो बाकी दो हैं मैं बताऊँगा आपको बाद में। ओके बच्चों, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। देखिए अब यहाँ से मैं आपको क्लासरूम में बताऊंगा, क्योंकि केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस इक्वेशंस, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक आपने केमिकल फॉर्मूला समझा, ठीक है ना। अब जब हम दो कंपाउंड को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो फिर हमें अदर कंपाउंड भी मिलते हैं। कई बार दो कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं, कई बार एक सिंगल कंपाउंड को ही हम हीट देते हैं या उसे डिकम्पोज करते हैं, जैसा मैंने बता रखा है। तो ये सब चीज़ें करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे अदर कंपाउंड्स बनते हैं, या फिर कह सकते हैं हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो इधर हमारा जो इस साइड होता है हम रिएक्टेंट कहते हैं, इधर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा। और फिर इन केमिकल इक्वेशंस को कैसे हम बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना, इनके बारे में। और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आगे मिलेंगे आपको। रिलेटिव एटॉमिक मास RAM, रिलेटिव मॉलिकुलर मास, इन सब के ऊपर है, ठीक है ना। हाउ टू बैलेंस इक्वेशंस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको सीधे क्लासरूम में बताएंगे। तो जितना भी इसमें थोड़ा सा थ्योरी टाइप चीज़ें थी जो समझाने लायक थी, वो सब मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। बट आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आप क्लासरूम में अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है ना। थैंक यू।